नमस्ते दोस्तों। चलिए आज टाइम ट्रैवल करते हैं और एक ऐसे आइडिया के जन्म को समझते हैं जिसने दुनिया बदल दी। ये आइडिया है नेशन का, यानी राष्ट्र का। और इसकी कहानी शुरू होती है 19वीं सेंचुरी के एक बहुत ही पावरफुल सपने से। तो रेडी हैं सफर के लिए? ओके, तो स्क्रीन पर देखिए। ये जो पेंटिंग है ना, इसे 1848 में एक फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरियो ने बनाया था। ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं, ये एक सपना है। एक ऐसी दुनिया का सपना जहां सभी देश डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स होंगे, मतलब आजाद और लोकतांत्रिक देश। इसे देखकर सीधा सा सवाल मन में आता है कि आखिर ये सपना, ये आइडिया आया कहाँ से। अब इस सपने की गहराई को समझने के लिए पता है क्या करना होगा? हमें इस पेंटिंग के अंदर छुपे इशारों को, यानी इसके सिंबल्स को डिकोड करना होगा। तो चलिए एक एक करके इन्हें आसानी से समझते हैं। तो इस पेंटिंग में बहुत कुछ हो रहा है। सबसे पहले देखिए, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी। एक हाथ में है टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट, मतलब ज्ञान की रोशनी, और दूसरे में चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। अब नीचे जमीन पर देखिए, वहां टूटे फूटे क्राउन और थ्रोन पड़े हैं। ये टूटे हुए सिंबल्स हैं एब्सोल्यूटिस्ट रूल के, यानी राजाओं के तानाशाही शासन के। और ये लंबी लाइन देख रहे हैं, ये अलग अलग देशों के लोग हैं। अमेरिका, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, सब एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। और ऊपर आसमान से क्राइस्ट, सेंट्स और एंजल्स सबको देख रहे हैं, जो देशों के बीच भाईचारे यानी फ्रेटर्निटी को दर्शाता है। सच कहूं तो उस जमाने के लिए ये एक यूटोपियन विजन था, एकदम क्रांतिकारी। अब मैंने एक शब्द यूज किया, यूटोपियन। तो ये यूटोपियन आखिर है क्या? देखिए, यूटोपियन का मतलब है एक ऐसी परफेक्ट सोसाइटी का आइडिया जो इतना आदर्श हो कि रियल लाइफ में उसका होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगे। फ्रेजो का सपना उस वक्त के लोगों के लिए कुछ ऐसा ही था। और ये नया सपना किस चीज की जगह ले रहा था? वो था एब्सोल्यूटिस्ट रूल। एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब है एक ऐसा सिस्टम, आमतौर पर एक राजा का शासन, जिसकी पावर पर कोई रोक टोक ना हो। एक ऐसी सरकार जो पूरी तरह सेंट्रलाइज्ड हो, मिलिट्री के दम पर चलती हो और लोगों को दबा कर रखती हो। तो ये नए सपने की चिंगारी आखिर जली कहाँ से? ये आग लगी थी 1789 में एक ऐसी हिस्टोरिकल इवेंट से जिसने यूरोप का नक्शा ही बदल दिया, और वो था द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इस रेवोल्यूशन ने ना पावर का पूरा गेम ही पलट दिया। देखिए, 1789 से पहले क्या था? लोग राजा की प्रजा थे, उसके सब्जेक्ट्स। लेकिन रेवोल्यूशन के बाद असली पावर, जिसे हम सॉवरेनिटी कहते हैं, वो राजा से छीन के लोगों के हाथ में आ गई। पहले राजा ही सब कुछ था, वही स्टेट था। अब लोग मिलकर नेशन बनाएंगे और अपनी किस्मत खुद लिखेंगे। ये सफर था सब्जेक्ट से सिटीजन्स बनने का। बहुत बड़ा शिफ्ट था ये। पर एक देश को एक कैसे बनाया जाए? फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज के पास इसका प्लान था। उन्होंने ला पात्री यानी द फादरलैंड और ले सिटवायन यानी द सिटीजन जैसे पावरफुल आइडियाज दिए। राजा के झंडे को हटाकर नया तिरंगा झंडा द ट्राइकलर लाया गया। फिर उन्होंने एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम बनाया जहां सबके लिए एक जैसे कानून थे। देश के अंदर ट्रेडिंग पर जो टैक्स लगते थे उन्हें हटा दिया ताकि बिजनेस आसान हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, फ्रेंच को कॉमन नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया ताकि सब एक जुबान में बात कर सकें। अब इन क्रांतिकारी आइडियाज को फ्रांस से बाहर पूरे यूरोप में कौन लेके गया? ये काम किया एक आदमी ने जिसका नाम आप सब जानते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट। हाँ, ये अजीब है कि उसने फ्रांस में डेमोक्रेसी खत्म कर दी, लेकिन वो इन्हीं रेवोल्यूशनरी आइडियाज को घोड़े पर बैठकर पूरे यूरोप में फैला रहा था। नेपोलियन ने 1804 में एक नया सिविल कोड लागू किया, जिसे हम नेपोलियनिक कोड के नाम से जानते हैं, और इसके 3 मेन पॉइंट्स थे। पहला, इसने जन्म से मिलने वाले सारे स्पेशल प्रिविलेजेस खत्म कर दिए। दूसरा, इसने कानून के सामने सबको बराबर बना दिया। और तीसरा, इसने लोगों के राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर किया। ये कोड उसने जहां जहां कब्जा किया वहां वहां लागू किया। लेकिन नेपोलियन का स्वागत हर जगह ढोल लगाड़ों से नहीं हुआ। शुरू में तो हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, मिलान जैसे शहरों में फ्रेंच आर्मी को हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी यानी आज़ादी के मसीहा के तौर पर देखा गया। पर ये जोश जल्द ही गुस्से में बदल गया। क्यों? क्योंकि लोगों को समझ आया कि आज़ादी के साथ साथ उन पर टैक्स बढ़ गए हैं, सेंसरशिप लगा दी गई है और उनके बेटों को जबरदस्ती फ्रेंच आर्मी में भर्ती किया जा रहा है। तो एक तरफ राजाओं का पुराना सिस्टम था, दूसरी तरफ नेपोलियन। ऐसे में नेशन के आइडिया को आगे कौन बढ़ा रहा था? इसका जवाब है एक नया सोशल क्लास जो उस वक्त इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से तेजी से उभर रहा था, द न्यू मिडिल क्लास। और यही लोग नेशनलिज्म के सबसे बड़े चैंपियंस बने। तो ये न्यू मिडिल क्लास था कौन? इसमें आते थे नए नए इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े बिजनेसमैन
और प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स, ये सब पढ़े लिखे लोग थे, लिबरल सोच रखते थे। इनकी पावर इनकी ज़मीनों से नहीं, बल्कि इनके दिमाग, इनके बिजनेस और इनकी मेहनत से आती थी। और इनके लिए लिबरलिज्म का क्या मतलब था? इसका मतलब था हर इंसान की आज़ादी। इसका मतलब था कानून के आगे सबकी बराबरी। इसका मतलब था ऐसी सरकार जो लोगों की मर्जी से बने, यानी गवर्नमेंट बाय कंसेंट। और हाँ, इसका मतलब था राजाओं और उनके अमीर दरबारियों के स्पेशल प्रिविलेजेस का एंड। यही आइडियाज नेशनल यूनिटी की बेस बने। अब तक हमने पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और सोशल क्लासेस की बात की, लेकिन अब थोड़ा गहरा सोचते हैं। आखिर एक नेशन, एक राष्ट्र बनता कैसे है? इसका असली मतलब क्या है? क्या एक नेशन सिर्फ इसलिए बन जाता है क्योंकि वहाँ के लोग एक ही भाषा बोलते हैं, या एक ही जैसे दिखते हैं, या एक ही धर्म को मानते हैं? क्या एक बाउंड्री के अंदर रहना ही काफ़ी है एक नेशन बनाने के लिए? सोचिए ज़रा। इस सवाल का एक बहुत ही खूबसूरत जवाब 1882 में फ्रेंच फिलोसोफर अर्नेस्ट रेनान ने दिया। उन्होंने कहा, एक राष्ट्र कोशिशों, बलिदान और समर्पण के एक लंबे इतिहास का अंजाम है, और इसका होना एक डेली प्लेबिसाइट है। वाओ! डेली प्लेबिसाइट, इसका मतलब है कि एक नेशन तभी जिंदा रहता है जब उसके लोग हर रोज, हर दिन एक साथ रहने का फैसला करते हैं। ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है, एक एहसास है। तो काफ़ी कुछ कवर कर लिया हमने। चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं और फिर खुद को टेस्ट करते हैं कि हमें कितना याद है। चलिए जल्दी से टाइमलाइन देखते हैं। 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन ने नेशन स्टेट का आइडिया दुनिया को दिया। 1804 नेपोलियन अपने सिविल कोड के साथ आया। 1815 नेपोलियन का डाउनफॉल हुआ, पर नेशनलिज्म का आइडिया जिंदा रहा और बढ़ता गया। और 1848 तक पूरे यूरोप में नेशन स्टेट्स की मांग को लेकर रेवोल्यूशंस हो रहे थे। रेडी? सवाल नंबर 1, वो कौन सी बड़ी इवेंट थी जिसने नेशनलिज्म के आइडिया को सबसे पहले एकदम क्लियर कट तरीके से सामने रखा? बिल्कुल सही जवाब है द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789। ओके, अगला सवाल। नेपोलियन के 1804 वाले कोड का मेन ऑब्जेक्टिव यानी मुख्य उद्देश्य क्या था? और इसका जवाब है कानून के सामने सबको बराबर करना, प्रॉपर्टी के राइट को सिक्योर करना और जन्म से मिलने वाले प्रिविलेजेस को खत्म करना। और ये रहा आखिरी सवाल, थोड़ा फिलोसॉफिकल है। अर्नस्ट रेनान के मुताबिक एक नेशन का अस्तित्व, उसकी एग्जिस्टेंस क्या है? याद है? इसका जवाब है एक डेली प्लेबिसाइट, यानी लोगों की हर दिन की मर्जी उस नेशन का हिस्सा बने रहने की। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करें।